बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मईशत बुरी तरह से इस वक्त पिस रही है और महंगाई बढ़ती चली जा रही है, जबकि हुकूमत के पास एक ही जवाब है हर सवाल का। और जब उनसे पूछा जाता है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, डॉलर की कीमत क्यों बढ़ रही है और इस मुल्क के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट मुतासर होती चली जा रही है, टैक्स रेवेन्यू में कमी आ रही है, तो सारे सवालों के जवाब एक ही है कि माजी की हुकूमत ने इस कदर मुल्क का दिवालिया किया कि आज मुश्किल हालात फेस करने पड़ रहे हैं। असद उमर साहब कई दिन खामोश रहे और खामोशी के बाद आज सामने आए, जब डॉलर को पर लगे रहे, डॉलर ऊपर जाता रहा, आज आकर बयान दिया कि अब डॉलर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, डॉलर अपनी असल कीमत पर आ चुका है। गोया जितने दिनों में डॉलर की कीमत बढ़ती रही, रुपए की कदर कम होती रही, हुकूमत खामोश रही और डॉलर को यहाँ तक आने के लिए इजाज़त दे दी गई। अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी रुपया अपने पास संभाल कर रखें, क्योंकि डॉलर में अब इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और बाजार ये नज़र आता है कि जो मैशत की बुरी हालत है, इसका सारा मलबा साबिक हुक्मरानों पर डाल दिया जाता है। IMF के पास ना जाने की बात की गई, कर्जे ना लेने की बात की गई, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत को अपनी पॉलिसियाँ बदलनी पड़ी, ये कहकर कि सब किया धरा साबिक हुकूमत का है, इसलिए IMF के पास भी जाना पड़ रहा है। गोया हर सवाल का एक ही जवाब है, अगर आज इदारे ख़राब हैं, अगर आज मैशत ख़राब है, अगर आज मुल्क के अंदर तरक्की नहीं हो रही, अगर आज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा, अगर आज बेरोज़गारी है और महंगाई है, ये सारी जिम्मेदारी साबिक हुकूमत पर है। इसलिए हुकूमत अपने आप को बरी ज़िम्मा कर लेती है। इन सारे सवालों के जवाब लेने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना और मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा जनाब इसहाक डार साहब को, ताकि उनसे ये पूछा जा सके कि आखिर हुकूमत के पास जब भी हुकूमत से सवाल किया जाता है, वज़ीर ख़जाना से पूछा जाता है, और इमरान खान साहब भी जिस जलसे से खिताब करते हैं, जिस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हैं, एक ही बात कहते हैं कि माजी की हुकूमतों ने मुल्क को इतना नुकसान पहुँचाया कि जिसके नतीजे में जो भी मसाइल हैं उनको विरसे में मिले हैं। तो गोया क्या सारे मसाइल इसी तरह फिर आगे बढ़ते रहेंगे और यही कहकर हुकूमत अपने आप को बरी ज़िम्मा कर लेगी कि सब कुछ किया धरा साबिक हुकूमत का है, या मौजूदा हालात की जिम्मेदारी इन हुक्मरानों पर भी आयद की जा सकती है। अगरचे उन्हें इतनी लंबी मुद्दत नहीं, 8 माह हुए, लेकिन इमरान खान साहब सबसे पहले जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने कहा कि उन्हें 100 दिन दे दिए जाएँ। 100 दिन भी गुजर गए, फिर कहा मुझे 6 महीने दे दिए जाएँ, 6 महीने भी गुजर गए, और अब आज उन्होंने जमरूद में एक जलसा से खिताब करते हुए कहा है कि 5 साल बाद अवाम हमारी हुकूमत की कारकर्दगी का जायज़ा लें और उसको कंपेयर करें साबिक हुकूमत के साथ। उसके साथ साथ एक बड़ी डेवलपमेंट आज लाहौर में हुई। पंजाब के साबिक वज़ीर आला और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली में जनाब शहबाज शरीफ साहब के घर पर नैब ने छापा मारा और कहा गया कि हमजा शहबाज और सलमान शहबाज की गिरफ्तारी करना मकसूद थी, लेकिन वो गिरफ्तारी ना हो सकी, जिस पे मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक बड़ा इज़्तिराब पाया जाता है कि जब उनकी बेल और उनके कोर्ट से आर्डर मौजूद थे, तो फिर इस किस्म के जो छापे हैं, ये इंतकामी कार्रवाई मुस्लिम लीग नवाज़ को करार दे रही है। इसहाक डार साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, क्योंकि बहुत से सवालात आपसे जुड़े हुए हैं। जब भी हुकूमत से, मौजूदा वज़ीर ख़जाना से, वज़ीर आज़म से सवाल किया जाता है तो सारा मलबा आप पर गिरा दिया जाता है, और अभी डॉलर की जो कीमत बढ़ी, इसकी जिम्मेदारी भी आयद की जाती है आपके ऊपर, और कहा जाता है कि इसहाक डार साहब ने डॉलर की जो कीमत है उसको मसनूई तरीके से रोका हुआ था, अब अपनी असल कीमत पर, रुपये और डॉलर की जो कीमत है वो अपनी असल सूरत हाल पर आ गई है, और ये मसनूई तरीके से रोकने की वजह से मुल्क को नुकसान हुआ और डॉलर की कीमत रुकी रही। अब डॉलर की कीमत बढ़ना ज़रूरी इसलिए भी था कि आपने इसको मसनूई तरीके से रोका हुआ था। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक साहब शुक्रिया। और मैं सबसे पहले तो जो आपने इंट्रो में कहा, मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ जो आज मियां शहबाज शरीफ साहब घर पे एक अजीब भयानक तरीके से इन्होंने जो एक्शन लिया और जो छापा मारा और दीवारें फलांगी। मेरा ख्याल है कि ये वो पुरानी 90 की दिहाई की सियासत वापस आ चुकी है, और इसके पीछे मैं श्योर हूँ कि ये नैब नहीं है, बल्कि ये हुकूमत है और इमरान खान साहब हैं, क्योंकि वो अपनी हुकूमत की नाअहली और फ़रेब, झूठ, यू टर्न्स, उसको छुपाने के लिए अवाम की जो तवज्जो है वो उसको डाइवर्ट कर रहे हैं महंगाई से। तूफ़ान अमेज जो कीमतों में इजाफा हुआ, दवाइयों की, रोज़मर्रा की अशिया की, लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, तो ये तमाम डाइवर्ट करने के लिए ये ड्रामे कर रहे हैं। इनको काम करना चाहिए था। इन्होंने, जैसे आपने खुद कहा कि 100 दिन, फिर 6 महीने, और आज उन्होंने कहा कि एक ही दफ़ा बाउंड्री पार करें और 5 साल की बात कर दें। इमरान न्याजी साहब, आपके पास 5 साल रहे तो ये मुल्क पता नहीं कहाँ का कहाँ बर्बाद हो जाएगा। आपने 8 साल में वो बर्बादी की है जो शायद पिछले
80 साल 70 साल में पाकिस्तान की बर्बादी नहीं हुई। तो आप मेहरबानी करें, या तो अपनी पॉलिसीज को ठीक करें या फिर आप हुकूमत छोड़ें और आप घर जाएं। आपको सिर्फ कंटेनर की सियासत आती है और वो आप उसी मोड में अभी भी चल रहे हैं ना। मैं आपको अर्ज करूं मलिक साहब कि आपने जो फरमाया जो कीमतों की बात, तो आप मुझे बताएं कि आपका हदफ क्या है। हमारा हदफ तो बड़ा क्लियर था कि हमने इस मुल्क को स्टेबल करेंसी देनी है। आप देखें मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट में देखें 40-40 साल से वो उनकी करेंसी स्टेबल है और वहां से तरक्की, इसीलिए वहां तेल जो है $17 का भी हुआ और तेल $130 का भी हुआ। आप अगर डिवेल्युएशन की तबाही देखनी है तो वेनेजुएला में देखें जो ऑयल रिच कंट्री है जिसका बेड़ा गर्क कर दिया। केनिया में देखें जो उसके वजीर जो है चीख रहे हैं कि हमें 1986 में चुंगल में फंसाया आलमी अदारों ने और आज तक हम निकल नहीं सके। बात यह है कि हमारा हदफ क्या था मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का PMLN में कि जी हमने हायर ग्रोथ पे जाना है 7% पे, हम अल्हम्दुलिल्लाह 6 के करीब चले गए 5.8%। हमने इन्फ्लेशन को नीचे लाना है। अल्हम्दुलिल्लाह में इन्फ्लेशन को जो कि पीपल्स पार्टी के ज़माने में एवरेज 12% थी, उन्होंने छोड़ी थी करीबन 9% के ज़रा नीचे, तो हम उसको 4% से नीचे ले आए अपने दौर में। हमने पाकिस्तान के तारीख में 40 साल कम तरीन इंटरेस्ट रेट, जो कि आपके बिजनेस को जरूरत है, आपके सर्विस इंडस्ट्री को जरूरत है, आपकी एग्रीकल्चर को जरूरत है, वो इंटरेस्ट रेट जो है हम उसको 5.75% पे डिस्काउंट रेट लिया, जो कि अभी ये 11.5% पे ले गए हैं। जो CPI इन्फ्लेशन रेट इंडेक्स है वो ये 4% से कम जो थी वो अभी 9.4% पिछले महीने बंद हुई है। हम ग्रोथ हमारी 13 साल की हाईएस्ट थी। हमारे जो टैक्स कलेक्शन है वो डबल हुई। इन्होंने कहा था हम फर्दर डबल करेंगे, हमने कहा बिस्मिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। बात यह है कि सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलता, ये अपना मुहासबा करें। व्हाट इज इक्विलिब्रियम जो आप असद उमर साहब बता रहे हैं, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, कौन इसको डिटरमिन करता है? लेकिन डार साहब डॉलर की कीमत रोकना आप समझते हैं मसनूई तरीके से रोकी गई थी, उसका फायदा क्या हुआ? मेरी बात मलक साहब, कोई चीज मसनूई तरीके से 4 साल नहीं रुक सकती, नंबर 1। ठीक। नंबर 2, आप ये समझ लें कि आप एक करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री है, हम कहते हैं ट्विन डेफिसिट कंट्री है। एक हमारा बजट डेफिसिट है, एक हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है। अब हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ये है कि आपकी एक्सपोर्ट्स माइनस आपकी इंपोर्ट्स और जो रेमिटेंसेस उसमें से माइनस कर दे तो आपका दैट इज नेट करंट अकाउंट डेफिसिट। अब वो हमने 13.5 बिलियन की जो रेमिटेंसेस दी थी उसको इंसेंटिव देके 5 साल में हमने उसको 19 बिलियन पे लेके गए। और हमने दूसरी तरफ जो है वो हाँ एक्सपोर्ट्स, बैनुल अक़वामी मामला जो मंडियां थी और जो दूसरे प्रॉब्लम्स थे और उनकी एक वो वाहिद जिनकी रिक्वायरमेंट थी। हम एक्सपेंडिंग इकोनॉमी थे, हमारी इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही थी, हम 7% पे जा रहे थे। हम हमारे सिक्योरिटी के फॉरेन कंपोनेंट जो खर्चा है, हमारे इंपोर्ट्स का जो खर्चा है, हमारी जो खाने पीने की अशिया जो है, हमारी एक्सपोर्ट्स में 65% इम्पोर्टेड कंपोनेंट है। हमने 8% एक्सपोर्ट के नाम पे हमने इस मुल्क में वो खेल दिया डिवेल्यूएशन का, जो कि मदर ऑफ इकोनॉमिक इवल्स है। मैं हमेशा कहता हूँ, अभी आपके महातर मोहम्मद आए थे, वो उनका इंटरव्यू आपने देखा होगा, तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा जी हमारे मुल्क पे एक बैनुल अक़वामी साजिश की गई, हमारी करेंसी को डिवैल्यू किया। सोर्स जॉर्ज सोरोस आपको याद है, जो बड़ा मशहूर हुआ था वाकया जब वो वजीर आज़म थे पहले, तो उन्होंने कहा जी हमने फिर इसको काबू किया। देखें ये मुझे मत बताएं इक्विलिब्रियम क्या है, क्या बेसिस है उसके, मुझे कोई फार्मूला बता दें। ये 104 जो था बड़ा मुनासिब, उसकी 104 रुपए 50 पैसे के करीब था। यानी आप समझते हैं आप डॉलर आप भी समझते हैं इस कीमत से कहां पे होना चाहिए मौजूदा हालात में? 120-25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट जो थे उस वक्त जो कहते थे होनी चाहिए डिवेल्यूएशन, वो भी 120 से आगे नहीं जाते थे। आज फरक सलीम साहब लिख रहे हैं कि चीपेस्ट करेंसी ऑफ द कंट्री। आज आप इनके साथ तो कई महीने बैठे थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि हमने मीन PTI ने ये एक कोशिश की डिवेल्यूएशन करके, जरा सुने, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, और नतीजा क्या निकला? लेस देन 2% एक्सपोर्ट्स। भाई मियां नवाज शरीफ ने पैकेज दिया था, टारगेट सब्सिडी 8% जो एक्सपोर्टर की टोटल साइज है 24 बिलियन 330 बिलियन में से हमने उनको एक टारगेट सब्सिडी दी 180 अरब 10 जनवरी 2017 को दिया। शाहिद खान अब्बासी साहब आए अगस्त में 67 बिलियन और दिया। उनको 10 से 11 रुपए फी डॉलर अपनी सेल के साथ मिल रहे थे। आपने कौन सी एक्सपोर्ट बढ़ाई है कि पाकिस्तान का कर्जा आपने करीबन 30 बिलियन डॉलर बगैर 30 सेंट लिए हुए बढ़ा दिया है। लेकिन असद उमर साहब कहते हैं कि डॉलर की कीमत जनवरी 2018 में 128 रुपए होनी चाहिए थी।
ये असद उमर साहब की कोई विश लिस्ट है, या इन्होंने होप के पता नहीं क्या इन्होंने ख्वाब देखी होगी। आप अगर याद करें तो इनकी ऑपोजिशन की तकरीरें देखें, ये उस जी जमाने में भी 127 कहते थे, और ये उस ग्रुप का हिस्सा थे जो कहते थे 120 में होनी चाहिए। चलो यार 120 में रोक देते आप इसको फ्री फ्लोट करके कर रहे हैं। और ये तो वल्चर हैं, ये जो काम कर रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने इनका इलेक्शन फाइनेंस किया है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये मुझे कोई फॉर्मूला बताए ना कि क्या इक्विलिब्रियम किस तरह सेटल होगा। क्या आज से करंट अकाउंट डेफिसिट बंद हो जाएगा 147-48 रुपए पे? अगर तो बंद हो जाएगा, मकसद अगर ये है कि जी हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट बंद हो जाएगा और ये सही करेंसी की वैल्यू है, वरना आपको 92% मईशत को तबाह करने की क्या जरूरत थी? आपने इंपोर्ट बिल बढ़ गए, आपके डेवलपमेंट जितने प्रोजेक्ट्स है उसकी कीमतें बढ़ गई, आपने सिक्योरिटी के जितने फॉरेन कंपोनेंट अखराजात है उसको आपने 35% बढ़ा दिया, आपने आम शहरी की जो कुव्वत खरीद है वो 35% कम कर दी। अगर उसका 100 रुपए की चीजें जो आती थी आज वो 65 रुपए के बराबर आ रही हैं या 60 रुपए के बराबर आ रही हैं। तो बात यह है कि ये बहुत बड़े लोग अफलातून और अरस्तू होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि इनसे सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि इन्होंने इसको पर फॉल छोड़ा है और अभी झूठ बोलते जा रहे हैं। तो मुझे मत बताओ कि यार प्रोजेक्शन पब्लिक डेट की कौन करता है, किधर होती है? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में होती है। लेकिन डार साहब, लेकिन अगर महंगाई की बात करें, 1 अक्टूबर 2013 को आप वजीर खजाना थे, तब आपने भी बिजली की कीमत 5.99 रुपये बढ़ा दी थी और पेट्रोल की कीमत 113 रुपये से जायद हो चुकी थी। ये एतराज उठाती है पीटीआई की, जब आपकी हुकूमत आई आपने भी इजाफा किया। हमने देखें इजाफा किया, लेकिन फिर हम उसको वापस लेके आए। जो इंटरनेशनल मार्केट में कमी है वो उसको वापस लेके आए। आज तो हमारी उन कीमतों से जो हमारा लास्ट ईयर था उससे कम है। इनको जो चीज सूट करती है, जब इनको जीडीपी ग्रोथ की जो कि सबसे इकोनॉमिक यानी बेस्ट इंडिकेटर है किसी कंट्री का, इसी ने आपकी पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ानी है, इसी ने आपको नौकरियां दिलवानी है, इसी ने आपके पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के नतीजा इसका होना है। आप उसको 5.8% को मस्खरे अंदाज में कह देते हैं कि जी 4.5% एवरेज थी। व्हाट इज एवरेज? ओ भाई, जीडीपी ग्रोथ तो जिस पॉइंट से तुमने ली है उसके आगे आप चलो ना। लेकिन डार साहब क्या ऐसा तो नहीं है कि इनकी हुकूमत भी 5 साल बाद, जैसे आप वापस लेके आए, ये जैसे कह रहे हैं इमरान खान साहब आज कि 5 साल बाद हम भी इन चीजों को वापस ले आएंगे, क्या मुमकिन होगा डॉलर की कीमत वापस आ जाए? नहीं मलिक साहब, इस तरह नहीं होता। 5 साल के बाद तो कतई नहीं आए। देखिए आपने एक आइसोलेटेड आइटम की बात की है और वो आइटम है पेट्रोल, जो कि इंटरनेशनल प्राइस के साथ लिंक होता है। हमने उसमें भी बाय द वे 4 आइटम्स में से 2 आइटम्स जो कि गरीब तरीन लोगों की इस्तेमाल की चीजें हैं, जो इसके ये कह देंगी वो उन पर तो कोई असर नहीं पड़ा। जो देहातों में 70% लोग वो बिजली का ये मिट्टी का तेल और लाइट डीजल जो आप देहातों में इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे उनके जो जनरेटर हैं उसके लिए, वो दोनों चीजों पे हमारी हुकूमत PMLN की, मियां नवाज शरीफ की हमारी पॉलिसी थी कि हमने उनको बिल्कुल नहीं बढ़ने देना। और आप हमारे निकाले आखिरी 2-3 साल, आपको करीबन 46 से 48 रुपए से ज्यादा उसकी कीमत में इजाफा नहीं मिलेगा। यहां तक कि हमने 0 टैक्सेस उस पर लेते थे। और ये उस वक्त की तकरीरें निकाले ना इनकी, ये तो यू टर्न के मास्टर हैं। इन्होंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि इन्होंने वादा किया था कौम के साथ हम करेंगे। ये बिजली का बिल जलाते थे, आपको याद है, कंटेनर के ऊपर चढ़ के, और जाकर रात को अपना बिल पे कर देते थे। याद है आपको, इन्होंने बयान दिया था कि पाकिस्तान करेंसी मनी चेंजेस के जरिए पैसे भेजें, आप यानी बैंकिंग सेक्टर से ना भेजें। मैंने उसके बयान दिया, खुदा का खौफ करो, यू आर डूइंग इलीगल थिंग। उसके बाद फिर अपना बयान इन्होंने चेंज किया। और भाई खुदा का खौफ करो यार, 22 करोड़ अवाम पे रहम करो। आप अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को रिव्यू करो। आपके हदफ क्या होने चाहिए? हायर ग्रोथ। आप इसको 5.8 थी तो उस पर वापस लेके जाएं। अब तो बात हो रही है 3.5% की। बात हो रही है कि अगले साल हम नेपाल से भी नीचे चले जाएंगे। तो आप कौन सी जनरेट करेंगे आप? लेकिन अगर फ्यूल प्राइसेस की बात करें इसाक डार साहब, तो वजीर खजाना ये कहते हैं, आज भी उन्होंने कहा कि जो फ्यूल के ऊपर टैक्सेस थे वो आपकी हुकूमत ने ज्यादा लगाए, मौजूदा हुकूमत ने उन टैक्सेस में कमी की है। मलिक साहब, आप कीमतों को कंपेयर कर लेना। आप सिर्फ पेट्रोल और डीजल, मैंने 2 आइटम 4 में से तो बता दी हैं। मुझे बताएं कि 0 टैक्सेस थे, मैं क्लेम कर रहा हूँ, साबित करें। उनके पास मिनिस्ट्री है, निकाल लें। हम समरी को रिजेक्ट करते थे ओगरा की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिकमेंड करती थी, मैं रिकमेंड करता था वजीर आजम साहब को कि जी आप इस दोनों चीजों के ऊपर कोई जो इंक्रीज है वो ना दें। यहां तक मौका आ गया कि 0 टैक्सेस के बावजूद उसकी कीमत बढ़ानी पड़ी थी। हमने क्या सब्सिडी दी चंद महीनों में, सर्दियों के महीनों में। को खुदा का खौफ करें यार, झूठ इतना बोले कि जो डाइजेस्ट हो सके।
बाकी दो चीजें रह जाती हैं, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल। वो आपने जो जिस तरह आप आम रोजाना जो इस्तेमाल की चीजें हैं मलक साहब उसका देखें, और ये सारी की सारी बीमारी 104 रुपए के डॉलर से, इमेजिन करें कि आज 104 रुपए 50 पैसे का डॉलर होता तो यही कीमतें कहाँ होती। गलती अपनी है, उसको 120 से कहते हैं जी हमने इनहेरिट किया, तो 120 से हम 146-47 पे ले गए हैं ये लोग, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो अनबेरेबल है। इनको चाहिए कि ये जीडीपी ग्रोथ, ये इंटरेस्ट रेट्स को कम करें, ये अपनी इन्फ्लेशन को कम करें, ये फिस्कल डेफिसिट को कम करें, लेकिन ये अपना इनको खलबली मची हुई है। पूरी की पूरी काबीना जो है, मेरे इंटरव्यू 3-4 मैंने क्लैरिफिकेशन दी हैं, उनको यानी नींद नहीं आ रही। कभी कोई आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसाक डार साहब, लेकिन एक सवाल जो पीटीआई उठाती है बार बार, और ये कहा जाता है कि आपकी हुकूमत इतने कर्जे लिए जिसकी वजह से मुल्क आज दिवालिया होने के करीब है। अब असद उमर साहब कहते हैं कि हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या मुल्क दिवालिया हो जाए या IMF के पास जाना पड़े। देखिए, ये पीटीआई का हॉलमार्क है झूठ, फरेब और बदतमीजी, नाअहली। ये इसका हॉलमार्क है इस हुकूमत का। इतना झूठ बोलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम न्याजी साहब, वो कहते हैं 15,000 अरब PMLN ने 5 साल में कर्जा लिया। इनके बाकी उधर आते हैं, वो कहते हैं जी 15,000। मैं आपको नंबर दे रहा हूं, मुझे चैलेंज करें, आप खुद अपना रिसर्च कर लें, आप स्टेट बैंक के नंबर्स उठा लें, आप इकोनॉमिक सर्वे उठा लें, मैं आपको नंबर दे रहा हूं। जब हमने हुकूमत ली उस वक्त पीपल्स पार्टी का जो ग्रॉस कर्जा उन्होंने छोड़ा वो 14,300 अरब था। मियां नवाज शरीफ के दौर में, यानी 4 साल, ये यहां आपको डिस्टिंक्शन करनी पड़ेगी। इस मुल्क में एक पोलिटिकल अफरा तफरी और जो इस मुल्क में खेल खेला गया वो हम इलाहाबाद में बात कर सकते हैं। ठीक है। तो उन चार सालों में जो टोटल कर्जे लिए गए वो ग्रॉस 7,100 अरब, और उसमें से अगर डिपॉजिट जो बैंक्स में होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के, वो अगर निकालें तो पीपल्स पार्टी ने 13,500 अरब पे छोड़ा और मियां नवाज शरीफ ने 19,600 अरब पे छोड़ा, जिसका मतलब है कि करीबन 6,300 अरब का कर्जा आपने लिया कितने सालों में? 4 सालों में PMLN की गवर्नमेंट ने। अब आप वासी साहब वाला साल ऐड कर लें, मुल्क में अफरा तफरी जो तमाशा लगाया और बेतहाशा डिमांड्स मेरे जाने के बाद, और वो बेचारों को, हुकूमत को जाहिर है कि एंटरटेन करनी पड़ी। मैं रेजिस्ट करता था, मैं नहीं करता था जो आउट ऑफ बजट होती थी, वो भी एक अलग पूरी कहानी है। तो उसके बावजूद जो हमने छोड़ा मुस्लिम लीग नून ने, यानी मैं अब बात कर रहा हूँ मई 2018 की, और मैं जून का फिगर ले रहा हूँ, 1 महीना हमारा उसमें नहीं है, वो फिगर ऑफिशियल है 24,952, और उसमें से 1 अरब के डिपॉजिट्स पड़े हुए थे बैंकों में, और नेट हो गया 23,051। अब मलक साहब, इन दोनों का फर्क अगर आप देखेंगे तो ये फर्क है, ये 9,600 अरब, 9,600 अरब, और पीपल्स पार्टी का 8,500 था। अब मुझे बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में लगे, जो मोटरवे लगी, जो हाईवेज लगे, जो ग्वादर से कोयटा 72 घंटे की बजाय आप या 48 घंटे की बजाय आप 12 घंटे में पहुंचते हैं। अब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, आपकी बिजली के कारखाने, आपकी लोड शेडिंग का खात्मा, आपके मुल्क में एक हमने जाल बिछाया मियां नवाज शरीफ साहब ने, कई 100 मंसूबे उसके आसिन इकबाल साहब आपको तफसील दे चुके होंगे, आप देख सकते हैं वेबसाइट पे। वो सारे का सारे, उन तमाम चीजों के बावजूद जो मुस्लिम लीग नून ने कर्ज में इजाफा किया वो 9,600 अरब है, दैट्स ऑल। ठीक, और ये 15,000 पता नहीं कहां से ले आते हैं। इसाक डार साहब, मुझे एक ब्रेक करता हूं कि इन कर्जों पे बात करते हैं, मुझे एक ब्रेक लेनी है, छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पे बात करेंगे कि ये कर्जे क्या वाकई इतने जरूरी थे या इससे इकानमी पे बोझ बना है जिसका आज पीटीआई इजहार करती है। इस पर बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। पुराना में एक बार फिर खुश आमदेद, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना जनाब इसाक डार साहब। इसाक डार साहब, बात हो रही थी कर्जे लेने की। अक्सर ये कहा जाता है और आपकी हुकूमत पे इल्ज़ाम भी लगता है कि आपने इतने ज़्यादा कर्जे लिए, क्या ये कर्जे लेने ज़रूरी थे? क्योंकि एक सवाल ये भी है कि ये अगर कर्जे ना लिए जाते तो आज माली बोझ ना पड़ता, और यही कर्जों की अदायगी के बारे में इमरान खान साहब भी कहते हैं मुसलसल कि हमें हर साल कर्जों की मद में 2,000 अरब रुपए देने पड़ते हैं। ये मलक साहब, ये बिल्कुल दुनिया की जो एक्सपेंडिंग इकोनॉमीज में, आप अमेरिका ले लें, जापान ले लें, अमेरिका के कर्जे जो हैं वो 100% से ज़्यादा हैं डेट टू GDP। जापान का 250% के करीब है।
आप ब्राजील ले लें, इटली ले लें, दुनिया की जितनी आप तरक्की याफ्ता मुमालिक लेंगे, वो ये कोई बुराई नहीं है कर्जा लेना। ये कर्जा अगर आप उसको प्रोडक्टिव इस्तेमाल करें, जैसे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में किया, तो आपने देखा कि उसी से ही आपकी ग्रोथ में इजाफा हुआ, 5.8% हुए। उसी से आपकी गुर्बत के लकीर से 2 करोड़ लोग बाहर निकले, उसी से आपके रोजगार के मौके पैदा हुए। तो ये कर्जा लेना एक। दूसरा, खुदा के लिए ये अवाम को गुमराह ना करें। आप बजट पास करते हैं, पीटीआई उसका हिस्सा होती है कि आपने उस वक्त को प्रपोजल दिया था कि ये इसको खत्म कर दें। आप व्हाट इज कर्जा? कर्जा आज पीटीआई हुकूमत आई है, इसका एक ओपनिंग स्टॉक है जो कि 24,952 ग्रॉस है और 23,051 अरब इनका यानी नेट है, नेट ऑफ डिपॉजिट्स। अब जो बजट डेफिसिट जो पार्लियामेंट बजट पास करेगी और जो बजट डेफिसिट होगा, दैट यू आर टेलिंग द कॉम एंड नेशनल असेंबली और अप्रूव कर रही है कि ये कर्जा इस साल में होगा। व्हाट इज कर्जा? कर्जा इज बजट डेफिसिट। और आप जब ये 5 साल हमारे पूरे होंगे, आप 5 साल का बजट डेफिसिट जो है वो उठा लें और उसमें आप डिवैल्यूएशन ऐड कर दें, जिसका मैं जाती तौर पर दुश्मन हूं, और जो इन्होंने खेल खेला है मुल्क के साथ, उसको आप उसका जितना आपका फॉरेन डेट है उसको ज़र्ब दे दें, तो दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। तो भाई कर्जा लेना कोई बुराई नहीं है अगर आप उसका सही इस्तेमाल करें। एक। दूसरा, अभी आपने चंद दिन पहले इमरान खान साहब की स्टेटमेंट सुनी होगी। ये कहते हैं जी कि 18वीं तरमीम की वजह से वफाकी हुकूमत जो है वो बकारी या बिल्कुल पॉपर हो गई है। और ये 18वीं तरमीम नहीं है, जो सुनी सुनाई बात ये करते हैं राइट लेफ्ट सेंटर से, ये वो कह देते हैं। एनएफसी में पिछला जो एनएफसी हुआ था दिसंबर 2009 में, उसमें एक मेजर शिफ्ट सूबों को की गई। अब उस वक्त की हुकूमत जवाब दे सकती है, मैं नहीं दे सकता। उस वक्त मेजर शिफ्ट की गई। 5% वफाकी हुकूमत लेती थी कलेक्शन चार्जेस, जो भी पैसे डिविजिबल पूल में टैक्सेस इकट्ठे होते थे एफबीआर के, उसको 1% कर दिया, 4% छोड़ दिया फेडरल गवर्नमेंट ने। सूबों को मिलता था डिविजिबल पूल में 42.25, उसको 57.5, 57.5 कर दिया। तो आपने ये उसका इम्पैक्ट है। अगर वो ना होता और उसके नतीजे में अगर मैं हाइपोथेटिकल नंबर दूं, और अगर 2018 का जो जून है, अगर सूबों को 900 बिलियन अरब मिलता, अगर वो पुराना फार्मूला चल रहा होता और टैक्सेस की हम ग्रोथ ना करते, वो उनको 2200 अरब मिला। तो इसीलिए कई लोग लाइटर वे में कहते हैं कि इट्स बेटर टू बी चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रोविंस लाइक पंजाब देन फेडरल गवर्नमेंट। ये बात सही है कि फेडरल गवर्नमेंट में बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट आया है, और यही वजह थी कि मैं एनएफसी जो है 5 साल से गुजर चुके हैं, मैं नेगोशिएट किया, लेकिन कोई ना पीटीआई उस वक्त ऑन बोर्ड थी, ना सिंध ऑन बोर्ड था, तो हमारी हुकूमत 2 सूबों में थी। हम क्या कह रहे थे कि देखें, हम कोई सिक्योरिटी के लिए डिविजिबल पूल के ग्रॉस से को पैसे एलोकेट करें, और साथ ही मैं समझता हूं कि एजे कश्मीर, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और फाटा, इनके लिए भी हमें डेवलपमेंट जो है ये फेडरल गवर्नमेंट देती है, इसके लिए भी डिविजिबल पूल से जाना चाहिए। वो भी हमारा हिस्सा है, हमारे जिस्म का हिस्सा है, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, वो भी हमारे बहन भाई हैं। तो ये चीजें जो है ये रिव्यू करने वाली हैं, लेकिन ये सियासत में नहीं होंगी जिस तरह ये कर रहे हैं। पैटी सियासत में नहीं ऐसी चीजें हल होती, इसके हल निकालने चाहिए। अभी तो इनकी 3 सूबों में हुकूमत है, ये बैठे, ये सिक्योरिटी का जो खर्चा है वो ये डिविजिबल पूल से पूरे का पूरा निकालें, तो आराम से सारी सीधी हो जाएगी मामला। लेकिन आप समझते हैं नीचे चला जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा। लेकिन आप डॉक्टर साहब समझते हैं कि 18वीं तरमीम से मालियाती लिहाज से फेडरेशन कमजोर हुई है? नहीं, 18वीं तरमीम नथिंग टू डू विद इट। 18वीं तरमीम तो सूबों को ज्यादा बल्कि जिम्मेदारियां दी गई। आपकी कॉन्क्रीट लिस्ट अबॉलिश हुई, उनका हेल्थ उनकी जिम्मेदारी है, उनकी एजुकेशन उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को अभी भी हैंड होल्डिंग करते जा रहे हैं। ये बिल्कुल 18वीं तरमीम में कोई लेना देना है। ये एनएफसी में मैं बता रहा हूं आपको, आपने वर्चुअली 4% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज छोड़ा फेडरल गवर्नमेंट ने, और 15.25% उनको अपने हिस्से में से और दे दिया सूबों को, तो वो 19.5% इज ह्यूज, यानी 1/3। तो आप ये देख लें कि वो वजह है, और उसका हल भी है। आइन 18वीं तरमीम को बगैर छेड़े हुए, तो 18वीं तरमीम में हमारे भी कुछ 2-3 रिजर्वेशन थी, नोट ऑफ डिसेंट लगे हुए हैं उस रिपोर्ट में। 18वीं तरमीम में और भी जमातों के थे 1-1, 2-2, लेकिन 18वीं तरमीम का इस फिस्कल स्पेस के साथ फेडरल गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, और उसका हल मैं बता रहा हूं कि अभी भी जी डॉक्टर साहब, लेकिन अगर हम टैक्स रेवेन्यू की बात करें,
टैक्स आज तक नेट हम उस तरीके से बढ़ा नहीं सके जिस तरह आपके मुल्क को ज़रूरत है, तो आप क्या नाकामी नहीं समझते? और ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से कहा जाता है कि फ्रेंडली गवर्नमेंट थी ताजरों के हवाले से, बिजनेसमैन के हवाले से, इसलिए मुस्लिम लीग नवाज़ में टैक्स रेवेन्यू को इजाफा नहीं कर सकी। मलक साहब, मैं समझता हूँ ये फ्रेंडली पॉलिसी ने इस मुल्क को पहली दफा टैक्स रेवेन्यू को डबल कर दिया। टैक्स 1900 से 3800 अरब पे लेके गए। क्या ये कम अचीवमेंट है? ये 20% रफली एवरेज पर 19-20% के दरमियान है पर एनम एवरेज, सिंपल एवरेज 5 साल की। अभी इन्होंने कहा था ना इसको डबल करेंगे, करें 8000 तो ये इशू खत्म हो जाएगा। 8000 अरब पे इन्होंने कहा था हम टैक्स लेके जाएंगे, तो करके दिखाएं ना। इनसे होता कुछ नहीं है। ये आसान होता है तनकीद करना, ये आसान होता है उठ के हर चीज को तहस नहस कर देना और बिजली के बिल जला देने और महंगाई को तूफान कह देना और लोगों को भड़काना। अब जब सर पे पड़ी है तो इनको पता चल रहा है कि हुकूमत क्या होती है, और ये बिल्कुल इमेच्योरिटी का सबूत दे रहे हैं और यू टर्न्स पे यू टर्न्स लेते जा रहे हैं। तो अगर हमने दुगना किया है 5 साल में, हमने उसी तरह डिफेंस को डबल किया, 550 से 1100 अरब किया। हमने दूसरे जो प्रायोरिटी एरियाज थे, हमने जो आपकी डेवलपमेंट के लिए पीएसडीपी थी उसको 350 से हमने करीबन 1000 अरब पे लेके गए। तो बात यह है कि अगर आप कलेक्शन करें ना, मुस्लिम लीग हुकूमत ने तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है टैक्स कलेक्शन में, फ्रेंडली होने के बावजूद। आज आप देखें कि ये तो 12-13% भी इंक्रीज नहीं दे रहे। इनकी ऑलरेडी 9 महीने की शॉर्टफॉल 315 अरब है और इनकी पूरे साल की शॉर्टफॉल है ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड 450 से 550 अरब। वो कहां से आएंगे पैसे? तो आप भी डार साहब, आप भी समझते हैं, डार साहब आप भी समझते हैं आईएमएफ के पास जाए बगैर कोई चारा नहीं है इस वक्त? देखिए, आईएमएफ के पास ये इस मुल्क को जाने की सितंबर 16 के बाद कोई जरूरत नहीं थी। हमारे रिजर्व्स कंफर्टेबल थे, हमारी इंटरेस्ट रेट्स लोएस्ट थे, हमारी इन्फ्लेशन लोएस्ट थी। पर इस मुल्क में खेल खेला गया और वो खेल शुरू हुआ डॉन लीग से। और डॉन लीग में मियां नवाज शरीफ ने जो कहा था कि हम आइसोलेट हो रहे हैं, हम अपने बैकयार्ड को क्लियर करें, आज हम वही काम कर रहे हैं। 2 साल उस वक्त डॉन लीग बनी, हमारे वजीरों को घर जाना पड़ा और वो आपको पता है वो सारी दास्तान। और फिर वो ट्वीट हुई, फिर ट्वीट वापस करवाई गई बड़ी मुश्किल से कन्विंस करके। वो जो एक अफरा तफरी फैली और उसके बाद एक पनामा लीग की अफरा तफरी फैली, मैं समझता हूं कि ये बिग कॉन्स्पिरेसी है पाकिस्तान के फ्यूचर के साथ। वो मुल्क जिसकी सारी दुनिया तारीफें कर रही है। अब मुस्लिम लीग ढूंढ तो इकोनॉमिस्ट, ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स, स्टैंडर्ड पुअर, फिच, इकोनॉमिस्ट, ये फिर प्राइस वाटर हाउस वगैरह सब नहीं लिखवा सकती थी। क्या लिखा प्राइस वाटर हाउस ने 2016 में? पाकिस्तान इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ G20 आफ्टर फ्यू इयर्स एंड आफ्टर अनदर फ्यू इयर्स के बाद ये इटली और कनाडा की इकोनॉमीज को पीछे छोड़ देगा। इसके खिलाफ हुई है साजिश और हमने उस साजिश का हिस्सा बने। डार साहब इस साजिश पे बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद, चूंकि मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं। तो इस साजिश के पीछे कौन है और क्यों नहीं साजिश की गई, इस पे बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब। इसहाक़ डार साहब, आपने साजिश की बात की, इससे तो मुल्क को नुकसान हुआ इकानमी के लिहाज से अगर हम देखें तो। ये साजिश किसने की फिर आपकी हुकूमत के खिलाफ? देखिए मलिक साहब, वो कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। आप भी माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट हैं और आप सारी दुनिया को समझते हैं। ये पाकिस्तान में हमेशा जब भी कोई वाक़या रूनुमा होता है तो उसके पीछे कुछ मुहर्रकात होते हैं, लोकल होते हैं, कुछ बैनुल अक़वामी होते हैं, कुछ फिर उनको इस्तेमाल करते हैं जब उनको जो सूट करता है। तो पाकिस्तान को G20 में जाते हुए देखता दुनिया को एक एटमी कुव्वत को हजम नहीं हो सकता कि उसके बाद ये पाकिस्तान अल्लाह के फजल से फिर 56 मुल्कों को लीड करता। और अगर आप G20 में जाते, मैं समझता हूँ कि इसलिए मैं चार्ट ऑफ इकोनॉमी इनको ऑफर करता रहा कि यार आओ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तय कर लेते हैं कि जी किधर किधर जाना, फिर सियासत होती रहेगी। जो अल्लाह जिसको मौका दे, अवाम जिसको मौका दे, सिलेक्टेड नहीं बल्कि जेन्युइन इलेक्ट हों, तो जिसको मौका दे वो फिर उस रोड मैप पे चले। तो अब इन्होंने चार्ट ऑफ इकोनॉमी की बात की है, उस वक्त इनको चार्ट ऑफ इकोनॉमी समझ नहीं आती थी कि क्या है। अब ये कहते हैं कि होनी चाहिए। तो लेकिन डार साहब लेकिन ये भी कहा जाता है कि सिविल मिलिट्री तनाव एक बड़ी अहम वजह थी आपकी हुकूमत में, जिससे मुश्किलात बढ़ती चली गई। आपको कहा जाता है कि आपने बड़ी कोशिश की इस तनाव को कम करने के लिए, भी आपका बड़ा अहम किरदार था, फिर रुकावटें कहाँ पे खड़ी हो गई? मैं समझता हूँ कि देखें, ये फर्ज होता है। मैं तो वैसे ही रिकंसिलिएटर माना जाता हूँ और गिना जाता था और कहा जाता था। मैं तो अपने वर्ड्स जो हमारे कह लें कि यानी ऑपोजिशन के जो ये थे लोग, पीटीआई वाले, धरना किसने नेगोशिएट करके उठवाया था? इनके साथ जुडिशियल कमीशन की वर्डिंग सारी और वो ऑर्डिनेंस किसने करवाया था?
इनके ये तो रेजिग्नेशन देके घर जा रहे थे, रेजिग्नेशन किससे वापस करवाए थे? वो इस खादम ने अपनी नेशनल इंटरेस्ट में वो मियां नवाज शरीफ साहब की ब्लेसिंग के साथ सारे काम किए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात ये है कि हमने ये एक है, क्योंकि हमारी हुकूमत ने, पीएमएलएन ने भरपूर हमेशा ताउन किया है सिक्योरिटी एंगल से। आपने देखा 2014 में हमारा बजट पास हो चुका था, डिस्कस हो रहा था, लेकिन एलोकेशन नहीं थी ज़र्ब अज़ब की। ज़र्ब अज़ब हमने सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए 100 बिलियन एलोकेट किया और अगले 3 साल फिर करते रहे यही काम, 100 अरब तकरीबन सालाना। तो बात यह कि जहाँ सिक्योरिटी की बात आती है तो पीएमएलएन मियां नवाज शरीफ और फॉर दैट मैटर मैं उनका यानी वजीर खजाना, हम तो ऑलवेज आउट ऑफ द वे सपोर्ट किया। आप कुछ पुराने क्लासिफाइड लोगों को पूछें, जनरल किदवाई को पूछें, दूसरे लोगों को पूछें कि कितनी सपोर्ट हमने मिसाइल प्रोग्राम में। मैं समझता हूँ कि नून को यूनिक क्रेडिट है। मैंने पूरा दिन वहां गुजारा हुआ है जब ये शुरू करना था 98 में। तो हम वो चीजें पब्लिक में बात नहीं हो सकती। और जो न्यूक्लियर था, ठीक है, एक सिस्टम था, लेकिन अगर डेटोनेट ना होता तो आपको अपनी आपकी कैपेसिटी का पता ही नहीं चलना था कि आपकी कैपेबिलिटी टेस्टेड है कि नहीं है। तो अल्लाह ताला ने मौका दिया, मियां नवाज शरीफ को बड़े फोन आए प्रेसिडेंट क्लिंटन के, जी इसको ना करें, हम 5 बिलियन का, वो 5 बिलियन का तोहफा तो नहीं था वो, यानी आपको लोन वोन दिलवा देते हैं। उन्होंने एक बोल्ड फैसला किया कि नहीं, मैं उनके साथ उस वक्त एनडीसी थी, अभी जो एनडीयू है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, नेशनल डिफेंस कॉलेज था, और उसमें हमारी 28 मई को ब्रीफिंग थी। हमारी मुख्तलिफ टेक्निकल और सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स के डिस्कस हुआ। अगेन पब्लिक इंटरेस्ट में मैं वो बात नहीं कर सकता, नेशनल इंटरेस्ट, लेकिन फिर तो भी फैसला हुआ कि डेटोनेट करना। डॉक्टर साहब, फिर भी नाराजगियां क्या थी? फिर नाराजगी क्यों हुई? नाराजगी आपको पता है, छोटी छोटी चीजों में हम नाराज हो जाते हैं। हमारा कल्चर है, हम एक्सटेंशन मिले हम नाराज हो जाते हैं। अब एक्सटेंशन में तो हम कहते हैं डॉन भी हवा में उड़ जाएगी, पनामा भी हवा में उड़ जाएगा। मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ को अप्रिशिएट करें कि एक असूल की सियादत की, और उन्होंने कहा जी बहुत बहुत एहतराम है, बहुत इज्जत है तो उस वक्त के लोगों के लिए, क्योंकि बड़ा अच्छा ताल्लुक था और रहना चाहिए था। लेकिन सिर्फ आप इन्हीं छोटी छोटी बातों पर आप डॉन लीग कर दें, एक ड्रामा शुरू कर दें, आप उसके बाद पनामा शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क के साथ बहुत बड़ा नुकसान मुल्क को हुआ है। और अभी भी इट्स नेवर टू लेट। मैं समझता हूँ कि अभी भी इसको संभालने की कोशिश करें, और इसको गवर्नमेंट भी होश के नाखून ले, और बाकी लोग भी इसको सीरियसली देखें कि मुल्क इस तरह मुकम्मल नहीं हो सकता। 22 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल के साथ बहुत ही अजीब खेल खेल रहे हैं इस वक्त। लेकिन आप समझते हैं आईएमएफ की कड़ी शरायत होंगी इस बार? देखिए, ये तो नेगोशिएटर्स पे डिपेंड करता है। मैंने तो कोई शरायत नहीं मानी थी। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये होमवर्क ही ना करेंगे। दैट मींस कि या तो इनको पता था कि इन्होंने इलेक्शन जीतना ही नहीं, जो कि इन्होंने नहीं जीतना था ना, जितवाया गया ना। हम सबको पता है कि इलेक्शन तो यही सिलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्शन तो जीत के नहीं आई। तो बात ये है कि हमने अपना 2013 से पहले, इलेक्शन से पहले एक अपना मैनिफेस्टो दिया था, उसको पढ़ लें। उसमें इकोनॉमिक चार्टर था। इकोनॉमिक चार्टर पे हमने 7 जून 2013 को हलफ लिया, 12 जून को उन चीजों के बेस करते हुए अपना बजट अनाउंस कर दिया, क्योंकि मैं तो मई का इलेक्शन जीतने के बाद काम कर रहा था, और हमने वो कर दिया। जून के आखिरी हफ्ते में वो पास हुआ, तो 4 जुलाई को हमने आईएमएफ का प्रोग्राम फाइनल कर लिया। और हमको उनका जी हम अपना होम ग्राउंड, अगर आप रिकॉर्ड देखें लाइब्रेरी में मलक साहब, तो अक्टूबर 2016 में जब प्रोग्राम खत्म हो चुका था, जब मैडम क्रिस्टीन लगार्ड पाकिस्तान आई एमडी जो हैं, तो उन्होंने ये पब्लिकली कहा, आप मीडिया को आप अपना निकाले आप अपने नोट्स, तो उन्होंने कहा जी कि इट वाज होम ग्रोन प्रोग्राम। तो बात ये है कि आप डिक्टेशन लिखे, ये तो पहले जाने से पहले खुद न्याजी साहब कह रहे हैं कि जी हमने जो चीजें हैं वो आईएम की उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी हैं। अब हम कहाँ करें? कहीं ये ओगरा को ईसीसी में कहते हैं कि आप फलां रेट पे अपनी फ्यूचर प्रोजेक्शन करें, फिर वो लोगों के हाथ पहुंच जाते हैं। मेरे पास भी इंफॉर्मेशन आ जाती है, या तो कोई ना ईसीसी में डिसीजन नहीं हुआ, फिर इनको वो तकलीफ होती है। खुद वही बातें करते रहे हैं, ये खुद वही बातें करते रहे हैं। सबसे एक मलक साहब, ये जो ट्रांसपेरेंसी की रट लगाए हुए थे कि जी हर चीज पार्लियामेंट में लाए, ये क्यों नहीं पार्लियामेंट में ला रहे? ये लाए ना, ये पब्लिक डेट टू जीडीपी प्रोजेक्शन लाए ना, जो इन्होंने आईएमएफ को दिए, दे पार्लियामेंट को, इन कैमरा मीटिंग कर लें और अपने कुलीग से तो फैसला करें। उस वक्त तो इनको हर चीज चाहिए थी, और इनको प्राइम मिनिस्टर चाहिए था, 0 आवर चाहिए था। अब सारी चीजें गायब हो गई हैं। डॉक्टर साहब माली मुश्किलात को आप नालायकी समझते हैं, नाअहली समझते हैं, या कहीं करप्शन का एलिमेंट भी आपको नजर आता है? देखिए, मैं जा किसी पे करप्शन का एलिमेंट नहीं, मैं नाअहली और नालायकी समझता हूँ, और लैक ऑफ कमिटमेंट समझता हूँ, लैक ऑफ विजन समझता हूँ। मैं क्योंकि वो अल्लाह जानते हैं, मैं इस तरह का जो है बुतान किसी पे नहीं लगा सकता।
लेकिन नाअहली, नकम्मापन, नो लैक ऑफ विजन, लैक ऑफ प्लानिंग, इन एक्शन, कोई काम नहीं करना, 8-9 महीने गुजार दिए, कहीं कहीं नहीं पहुंचे, कभी उधर कशकोल लेके कभी उधर। तो ये मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। लेकिन डार साहब, अगर आपने ऑफर की कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे ले लें तो मैं आके हालात ठीक कर सकता हूँ, ये कैसे मुमकिन है कि आपसे वो कहते हैं पाकिस्तान आके मुकदमात का सामना करें? मलक साहब, दो चीजें हैं इसमें। एक तो यह है कि वो बड़ा मिसकंस्ट्रू है। मैं जाहिर है कि मैं मुलाजमत तो नहीं इनसे मांग रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगे भी वफाकी वजीर रहा हूँ 4 दफा, और एक दफा मैं स्टेट मिनिस्टर भी रहा हूँ। मेरा मतलब था कि भाई आप आपस में मशवरा कर लें यार। अगर आपको नहीं समझ आ रही, अगर मैं 98 में 69 रुपीज से उसको वापस 52 पे लाया था, और मैंने IMF को इनकार किया था 8 पे डिवेल्यूएशन, जो कि शौकत अजीज और अपना मुशर्रफ साहब ने आके उनकी बात मानी, हमारी स्टेबल रुपी था। आप फरवरी 98 से आप अक्टूबर 99 से आप अक्टूबर 99 देखें तो आपका बिल्कुल स्टेबल था 52। इसी तरह ये इस दफा भी एक वो जो स्पेकुलेटर हैंडफुल, और ये अपने अरबों बनाने के लिए पाकिस्तान के खरबों खरबों हजारों खरबों का नुकसान कर देते हैं। इन्होंने स्टॉक मार्केट का भी 35-40 अरब का, इन्होंने करीबन 60-70 अरब डॉलर का नुकसान ये हुकूमत कर चुकी है। अब आ जाए केस पे। असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर हैं और उनके नीचे FBR है, और इतना भोंडा इल्जाम मुझ पे लगाया हुआ है। वो अभी जो आप कह रहे हैं सुलह सफाई वाली बात कि ट्वीट वापस कराना, डॉन लीक्स की रिपोर्ट ठीक करवाना, और उसके बाद फिर फिजिकल डिसिप्लिन करना, वो मेरे जुर्म है। और मुझ पे भोंडा इल्जाम क्या लगाया हुआ है, जो केस जो है कि जी मैंने 20 साल पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न नहीं दी, और उस वजह से जो कि टैक्स रिटर्न हमारे पास नहीं है। JT की ये रिपोर्ट है 11 वॉल्यूम में, ये 1 सफा है, 2 सफे तमीज बांधी हुई है। और दूसरा कि जो अल्लाह के रास्ते में जो मैंने गरीबों के किडनी हॉस्पिटल सवाद के लिए जो 50 मिलियन दिए, या जो मैंने 2 दफा 10-10 मिलियन मैंने सैलाब के लिए दिए, या जो मैं 250 यतीम बच्चे जो बड़े करके बाहर निकाले, अभी भी माशाल्लाह 90 के करीब हैं, जो हजारों लोग राशन मिलता है, वो जी फिर हम चेक नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं है, तो वो सारे टैक्स चोरी होंगे। और भाई चेक करो ना, अगर तुम जमहूरियत का दिमाग में रखते हो कि तुम्हारा जमहूरियत पसंद हो, तो चेक करो। तुम्हें बयान देना चाहिए कि झूठा इल्जाम है, तुम्हें बयान देना चाहिए मिस्टर असद उमर। चेक करो कि मैंने क्या रिटर्न कभी 20 साल मिसिंग मेरी है कि नहीं है। यू आर रिस्पॉन्सिबल। और अगर आप चेक करो, अगर हैं तो आप पब्लिकली कहो कि ये झूठा इल्जाम है। और मैं जुडिशरी से आगे कई दफा कह चुका कि वो अपनी गलती को ठीक करें। उन्होंने आंखें बंद कर दी। मैंने 34 साल का रिकॉर्ड भेजा था कि ये है 34 साल का रिकॉर्ड, मैंने तो 20 साल कोई नहीं की। नैब ने भी फ्रॉड किया। नैब के पास जब हमने गो मुशर्रफ गो का 2007 में शुरू किया अपनी जजों की कैद के बाद सेनेट में एक मूव, तो उस वक्त उसने मुझे 22 साल के मेरे से रिकॉर्ड मांगा था। मैंने 22 साल का रिकॉर्ड दिया था। सो नैब ने भी झूठ बोला, JT ने तो सुपर झूठ बोला। अनफॉर्चुनेटली JT में वही लोग थे जो डॉन लीग की इंक्वायरी कमेटी में भी थे। ठीक है साहब साहब, मुझे जिस दिन इंसाफ नजर आएगा मैं इंशाल्लाह जरूर आऊंगा, मेरी सेहत ठीक होगी। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि अगर इन्होंने असद उमर साहब ने आज ये बात करी थी ना, मैं उनसे तवक्को नहीं करता ये करेंगे। मेरा ख्याल था वो इंटेलिजेंट, उनको पता है कि सारा फ्रॉड केस है, ये अनफाउंडेड केस है, ये एक पोलिटिकली मुझे एक साइड लाइन पे करने के लिए, जैसे कामे पे मियां नवाज शरीफ को फारिग किया, तो मेरे ऊपर कोई अल्लाह के फल से को करप्शन को पाकिस्तान का 1 रुपया खुर्द फुर्द का इल्जाम नहीं है। तो आप 20 रिटर्ने आप चेक कर ले अपने FBR में, सब रिटर्ने हैं, रिकॉर्ड मेरे पास सारी रसीदें मौजूद हैं। तो इसलिए ये जरा अपना हौसला रखें। इंशाल्लाह बिल्कुल पाकिस्तान हमारा मुल्क है। ये शायद भाग जाएंगे, हम नहीं भागते। इंशाल्लाह सही वक्त पे आएंगे और इंशाल्लाह इनको घर भेजने के लिए बड़ा थोड़ा टाइम लगेगा इंशाल्लाह। ठीक है इसहाक डार साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसहाक डार साहब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क की इकानमी और मुल्क के सियासी हालात पर उन्होंने खुल के बात की। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।